हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 11 में। और आज हम बात करेंगे अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, यानी एक क्लासरूम में बच्चों के बीच में, लर्नर्स के बीच में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। और ये टॉपिक जो है वो टॉपिक नंबर 11 है CTET CDP सिलेबस में। और एज यूजुअल हमारे चैनल में जो भी वीडियोस है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, फिर ये डिफरेंसेस के टाइप्स और रीजंस को देखेंगे, फिर इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किस तरह का होता है, फिर रिलीजन एंड कास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, फिर देखेंगे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट जैसे फैक्टर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर हम देखेंगे इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम ये डिफरेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं क्लासरूम में, और एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे हमें आंसर करना है वो है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। अगर आप एक टिपिकल क्लासरूम में देखते हो तो सारे बच्चे एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि उनके फिजिकल, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल या फिर मॉरल डेवलपमेंट जो है वो अलग लेवल पे होता है। और एक एक बच्चे के अलग अलग टाइप्स ऑफ मोटर एबिलिटी हो सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड डिफरेंट होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंट भी अलग अलग लेवल पे होता है। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चे के बीच में जो डिफरेंसेस है, हर एक इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रीज़न यानी कारण क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटर इंडिविजुअल और इंट्रा इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल यानी दो अलग अलग पर्सन्स या दो अलग अलग चिल्ड्रन के बीच में डिफरेंसेस, जैसे कि एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और एक बच्चा साइंस में बहुत स्ट्रांग है, तो ये उन दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंस है, तो ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी एक ही बच्चे में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो इंट्रा इंडिविजुअल होते हैं। जैसे कि एक बच्चे के क्रिएटिविटी को अगर देखते हैं तो वो बहुत अच्छा शायद गा सकता है, लेकिन उसके ड्राइंग एबिलिटीज़ बहुत ही ख़राब है, तो इसका मतलब है वो एक ही बच्चे में अलग अलग तरह के लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं अलग अलग एरियाज में, तो ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस जो है इंटर या फिर इंट्रा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हम बच्चों के मेंटल एबिलिटीज़ में, फिजिकल एबिलिटीज़ में, क्रिएटिविटी, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, थिंकिंग, लर्निंग स्टाइल, तो ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स में हम डिफरेंसेस देख सकते हैं। ये डिफरेंसेस जो है ये दो बच्चों के बीच में यानी इंटर इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर एक ही बच्चे के अंदर हो सकते हैं यानी इंट्रा इंडिविजुअल। जैसे कि एक बच्चे के मेंटल एबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन उसके फिजिकल एबिलिटीज़ शायद सब पार है यानी बहुत ही वीक है, और ये हो गया इंट्रा इंडिविजुअल। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह से हम एक्वायर करते हैं, इनके पीछे क्या रीजंस होते हैं? कुछ डिफरेंसेस इनहेरिटेड यानी नेचर के वजह से होते हैं, और कुछ डिफरेंसेस एक्वायर्ड यानी नर्चर के वजह से होते हैं। नेचर यानी इनहेरिटेड जो है वो हेरिडिटी होता है, यानी कि जो डिफरेंसेस हम जेनेटिकली एक्वायर करते हैं हमारे DNA के थ्रू। जैसे कि रेस, यानी कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि एक बच्चा अफ्रीकन है, इंडियन है, यूरोपियन है, तो इसी तरह से आपका कोई कंट्रोल नहीं है एक बच्चे के सेक्स पे, तो क्योंकि ये डिफरेंसेस जो है ये जेनेटिकली एक्वायर्ड होते हैं। और एक्वायर्ड यानी नर्चर के वजह से डिफरेंसेस होते हैं, वो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि फैमिली के डिफरेंसेस की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, एजुकेशन, प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंस और जेंडर। तो यहाँ पे नर्चर के वजह से जो डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके ऊपर हमारा कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ही पुअर इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली से है और उसके डिफरेंसेस जो है वो इस वजह से है क्योंकि उसे अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अगर उस बच्चे को अच्छे फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं और अच्छे रिसोर्सेज दिए जाते हैं तो इस तरह के डिफरेंसेस को एड्रेस किया जा सकता है। यानी कि जो हेरिडिटी की वजह से डिफरेंसेस है उनके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है या कुछ भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो डिफरेंसेस है उनके ऊपर हमारा सम डिग्री ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली है।
अगर आपको इस चैप्टर का टाइटल याद है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, और ये डिफरेंसेस जो है वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, कैस्ट, जेंडर, कम्युनिटी या फिर रिलीजन हो सकते हैं। अब हम क्विकली देखते हैं कि ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या है, यानी डिफरेंसेस ड्यू टू लैंग्वेज क्या है। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो वो टिपिकली हिंदी या फिर इंग्लिश यूज़ करते हैं उनके एक्टिविटीज़ के लिए। और इन दोनों लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में 22 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस है विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, इसके अलावा इंग्लिश भी एक है, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी स्टेट का एक अलग लैंग्वेज होता है इंडिया में। इसी तरह से अगर आप एक टिपिकल क्लासरूम देखते हो तो अलग अलग स्टेट के बच्चे हो सकते हैं और अलग अलग बच्चों के अलग मदर टंग हो सकता है, यानी कि एक क्लासरूम में भी बहुत सारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चे जो है वो अपने मदर टंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो इसका मतलब है एक ही क्लासरूम में अलग अलग ग्रुप ऑफ बच्चे हो सकते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब है कि ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजन और कैस्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। इंडिया में 7 सिग्निफिकेंट यानी लार्ज रिलीजन्स है। हिंदुज़म जो है वो 84.1% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो करता है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो सिग्निफिकेंट रिलीजन है वो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जिसे 0.13% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो करते हैं। और इसके अलावा 0.43% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो और भी अलग अलग तरह के रिलीजियस बिलीव्स और कस्टम्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ ट्राइब्स हो सकते हैं जिनके अलग कस्टम्स और ट्रेडिशंस है जिन्हें रिलीजन कंसिडर किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम कैस्ट को देखते हैं तो इंडिया में अराउंड 3000 कैस्ट्स हैं और अराउंड 25,000 सब कैस्ट्स हैं। ये यूजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि कुम्हार, लोहार। और क्योंकि एक क्लासरूम में आप अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कैस्ट के बच्चों को देख सकते हैं, तो इन अलग अलग रिलीजन और कैस्ट में अलग अलग बिलीव्स और अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशंस होते हैं। तो इसके वजह से ये रिलीजन और कैस्ट जो है वो भी एक कारण हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। बच्चों के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं बिहाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि एक क्लासरूम में अगर अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनके फैमिलीज़ अलग अलग ऑक्यूपेशन या फिर अलग अलग तरह के काम करते हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप जो है वो जॉब कर रहे होंगे, कुछ बच्चों के माँ बाप फार्मिंग कर रहे होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, तो ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशंस के वजह से, अलग अलग फैमिली वेल्थ के वजह से, तो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग होगा। और इसके वजह से बच्चों को जिस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, जिस तरह के फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब है कि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, उनके फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, वो बच्चों के लर्निंग को अफेक्ट करता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पैदा करता है, राइट। और अगर हम और एक हायर लेवल पे देखते हैं, तो अगर हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को देखते हैं, तो अगर स्टेट्स के जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कंपेयर करते हैं, तो एक एंड पे जो है ये रिलेटिवली पुअर स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, मेघालय है, और अदर एंड ऑफ द स्केल में रिलेटिवली रिचर स्टेट्स लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम, गोवा है। और आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरह का डिफरेंसेस है जीडीपी में। यानी कि अगर एक क्लासरूम में अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो भी अलग अलग होगा। तो अब तक हमने देखा कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम के पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। तो अब पूछने वाली बात यह है कि ऐसे फैक्टर्स जैसे कि जेंडर, रिलीजन, कैस्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो क्या ये एक्चुअली एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं? आपको सिर्फ एक सिंपल गूगल सर्च करना है और आपको कई सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि हाँ, ये सारे फैक्टर्स जो है वो ना केवल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, बल्कि वो क्लास में जो लर्निंग हो रहा है, जिस तरह का लर्निंग हो रहा है, उसे भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम ड्रॉप आउट रेट देखते हैं क्लासरूम्स में, तो वो ड्रॉप आउट रेट हम डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है, बच्चा किस रिलीजन से है, किस कैस्ट से है, तो उसके वजह से उसका ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे फैक्टर्स जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, वो डेफिनेटली एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी अफेक्ट करते हैं।
तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी कि किस तरह के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं क्लासरूम में, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वेल, जो पुराना टेक्निक था, जो पुराना अप्रोच था, जो वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही तरह का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये अप्रोच जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि टीचर को ये मान के चलना चाहिए कि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं और सारे बच्चों को एक ही तरह के रिसोर्सेस और सपोर्ट नहीं मिलता क्लासरूम के बाहर। तो जो सिलेबस फॉलो किया जा रहा है और जो असेसमेंट टेक्निक्स फॉलो किए जा रहे हैं वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ये डिफरेंसेस को कंसिडर कर पाए। और अगर आप एक टिपिकल क्लासरूम में सारे बच्चों के इंटेलिजेंस क्वोशेंट को अगर आप मैप करते हो, ग्राफ करते हो, तो वो ऐसा बेल कर्व जैसा दिखेगा, यानी कि कुछ बच्चे जो है वो एवरेज रहेंगे और कुछ बच्चे बिलो एवरेज रहेंगे और कुछ बच्चे अबव एवरेज रहेंगे। तो इसका मतलब है कि टीचर को जो भी एक्टिविटीज़ करवा रही है, जो भी टीचिंग लर्निंग टेक्निक यूज़ कर रही है, वो इस तरह से अडेप्टेबल होना चाहिए ताकि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईक्यू लेवल्स और डिफरेंट बैकग्राउंड्स को वो कंसिडर करें। क्योंकि अगर टीचर स्टैंडर्डाइज्ड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यूज़ कर रही है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, तो ये जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जो टीचर सिखा रही है या फिर सिखा रहा है वो उनके लेवल के अबव है, तो उनको ठीक से समझ में नहीं आता और वो देखते हैं कि भाई वो उन्हें सारे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है या फिर उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है, तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। और जो अबव एवरेज बच्चे हैं वो भी डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अब क्लासरूम में जो भी सिखाया जा रहा है वो उनके लेवल के नीचे है, तो वो जल्दी बोर हो जाएंगे और उनको कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है क्लासरूम में। तो इसका मतलब है टीचर को अकाउंट करके चलना चाहिए कि क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के बच्चे हैं, अलग अलग आईक्यू के बच्चे हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू अकोमोडेट ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने देखा कि यस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन स्टूडेंट्स और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो लर्निंग को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है टीचर को एक्नॉलेज करना है कि हाँ, सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, एक एक बच्चा जो है वो अलग है एक दूसरे से, राइट। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस कर पाए। अब देखते हैं कि जो एक्चुअल स्टेप्स है, जो प्रोसेस है जिन्हें यूज़ किया जाता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। अब जो एक्चुअल स्टेप्स है वो या तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलते हैं या फिर इक्विटी के प्रिंसिपल पे चलते हैं। अब ये इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? वेल, इक्वालिटी का मतलब है आप सारे बच्चों को एक ही तरह के रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, और इक्विटी का मतलब है कि आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हर एक बच्चे का बैकग्राउंड अलग है, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग है, तो हर एक बच्चे को आप जितना चाहिए उतना रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ देते हो ताकि वो इक्वल आउटकम तक पहुंच सके। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि इक्वालिटी जो है वो रिसोर्स फोकस्ड है, यानी कि आप सारे बच्चों को एक ही तरह के रिसोर्सेज दे रहे हो, एक ही तरह के अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, लेकिन बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, राइट। इसकी वजह से इवन दो आप एक ही तरह के अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज उन्हें दे रहे हो, वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, राइट। सिर्फ एक बच्चा पहुंच पा रहा है रिजल्ट तक, बाकी दो बच्चे छूट गए हैं पीछे। लेकिन इक्विटी जो है वो ये मान के चलता है कि हर एक बच्चे में एक डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो बच्चों को, वो उनको एडजस्ट करते हो ताकि हर एक बच्चे को वही रिजल्ट मिले, राइट। तो इसका मतलब है इक्वालिटी जो है वो रिसोर्स फोकस्ड है और इक्विटी जो है वो रिजल्ट फोकस्ड है। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने में टीचर्स का क्या रोल होता है? वेल, मैं ये सारे पॉइंट्स को इन डिटेल यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, आपको वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रिटी मच कॉमन सेंस पे बेस्ड है। जैसे कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि टीचर को एक्नॉलेज करना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए फॉर दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे कि प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो कोर्सेस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी सूटेबली डिज़ाइन किया जाना चाहिए इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। और
जो असेसमेंट टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो भी इन डिफरेंसेस को कंसिडर करना चाहिए। और जहाँ पे भी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो इंटरवेंशंस जहाँ पे भी ज़रूरत है वो होने चाहिए। तो द मेन रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको डिटेल में नहीं कवर करूँगा, वो ये है कि आगे अगर आप सिलेबस देखते हो तो और कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे हम ये सारे पॉइंट्स को इन डिटेल कवर करेंगे। जैसे कि आगे कुछ चैप्टर्स है जिसमें हम देखेंगे कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, और एक चैप्टर में हम कवर करेंगे एड्रेसिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और इम्पायरमेंट यानी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, और एड्रेसिंग टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये सारे पॉइंट्स हम आगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट आने वाले चैप्टर्स में हम इन डिटेल कवर करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ओर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि एज अ सोशल साइंस टीचर ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप किस तरह से देखोगे इन द क्लासरूम। वेल, इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उनको आंसर करने के लिए आप एक बेसिक फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एक पॉजिटिव है, यानी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हिंड्रेंस यानी बाधा या फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी स्टेटमेंट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेगेटिवली देखता है तो वो गलत होगा। जो भी स्टेटमेंट या आंसर चॉइस इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पॉजिटिवली देखता है वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगर ये 4 ऑप्शंस को हम देखते हैं तो पहला बोल रहा है दिस विल इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो पहले तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, हाँ, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो शायद कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होगा, लेकिन एज ए टीचर आपको सीखना है, आपको समझना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह से डील किया जाए, राइट। और नेक्स्ट, इट हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस, यानी ये लर्निंग प्रोसेस में बाधा डालता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ है तो ये हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट हम हटा देंगे, राइट। और थर्ड है इट क्रिएट्स अ चैलेंज फॉर द टीचर टू इन्वॉल्व ऑल लर्नर्स। हाँ, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं तो टीचर को अगर इन सारे अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट के बच्चों को अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है तो वो डेफिनेटली वो एक चैलेंज होगा। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। बट एज ए टीचर जिस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो उसी तरह से इस चैलेंज से भी आपको डील करना सीखना है। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिवली बोलता है अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब लास्ट स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड स्पेस टू डिस्कस वाइडर पर्सपेक्टिव इन द क्लासरूम। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट आंसर है और बेस्ट आंसर है। जैसे कि अगर क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, और क्लासरूम में अगर डिस्कशन चल रहा है अबाउट एग्रीकल्चर, किस तरह से फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस डिस्कशन में अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस को ला सकते हैं। तो इसका मतलब है वो डिस्कशन को मोर मीनिंगफुल करते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये डिफरेंसेस जो है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो एक अपॉर्चुनिटी है क्लासरूम में। अगर सारे बच्चे एक ही तरह के बैकग्राउंड के होते तो सब जो टीचर बोल रहे हैं वो सुन के हाँ हाँ कहते, किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एन अपॉर्चुनिटी। और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर है। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि एक डाइवर्स क्लासरूम जिसमें बच्चे अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, तो ये एक एनरिचिंग प्रोसेस होता है फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और भी बेहतर बनाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, क्या है, हमें यहाँ पे चूज़ करना है। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आपको सारे आंसर चॉइसेस देखना है और उसमें वो आंसर चॉइसेस को कंसिडर करना है जो इस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली देखते हैं। ये अलग अलग बैकग्राउंड्स को एक अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं, राइट, पॉजिटिवली उन्हें ट्रीट करते हैं। कोई भी ऑप्शन अगर इन डिफरेंसेस को नेगेटिवली एड्रेस कर रहा है तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इज दिस करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या ये एनरिचिंग करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को? यस, करेक्ट। और चिल्ड्रन जो है वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देखा, अगर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं तो वो अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेके आ सकते हैं जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है उसमें। तो इसका मतलब है कि बच्चे एक दूसरे से, अपने पीयर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल। ये स्टेटमेंट जो है ये हाफ करेक्ट है और हाफ इनकरेक्ट है। क्या ये डाइवर्सिटी जो है या क्या ये एनरिचिंग है? यस, करेक्ट। लेकिन क्या ये क्लासरूम को हायरार्किकल बनाता है? जैसे कि बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चों को सुपीरियर माना जाएगा, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें इन्फीरियर या फिर नीचे रखा जाएगा एज ए थिंग। सो क्या ऐसा हायरार्की बनता है क्लासरूम में बिकॉज चिल्ड्रन आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स? नहीं। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट है। और लास्ट टू स्टेटमेंट्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या ये एनरिच करते हैं इस क्वेश्चन को, वो इनकरेक्ट बोल रहे हैं, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, तो इन्हें हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी जो इंडिविजुअल्स में डिफरेंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं। वेल, जैसे कि हमने इस वीडियो में प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, जो डिफरेंसेस होते हैं वो नेचर के वजह से हो सकते हैं या फिर नर्चर के वजह से। नेचर यानी जो हेरिडिटरी होते हैं, जो हमारे जीन्स या फिर हमारे डीएनए में होते हैं, और नर्चर यानी कि जो डिफरेंसेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से होते हैं, जैसे कि हमारा सोशल बैकग्राउंड, हमारा फैमिली या फिर हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो अगर सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो पहला बोल रहा है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो ये जो है ये सिर्फ नर्चर के बारे में बात कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है ये ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यू टू इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर के बारे में बात कर रहा है, यानी हेरिडिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी डिफरेंसेस जो है वो नेचर और नर्चर दोनों की वजह से हो सकते हैं, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस के बारे में, रीजंस फॉर डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा है। लास्ट वाला बोल रहा है बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। डिफरेंट जीन सेट, यानी ये फिर से नेचर के बारे में बात कर रहा है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये नर्चर के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लासरूम आर व्हाट, यानी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हमें किस तरह से देखने चाहिए। जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है, इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिर्फ एक शॉर्टकट यूज़ करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पॉजिटिवली ट्रीट करना है एज एन अपॉर्चुनिटी। जो भी आंसर चॉइस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेगेटिवली देखता है तो हम उसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डिसएडवांटेजेस एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल ए डाइवर्स क्लासरूम। क्या ये डिसएडवांटेज है? नहीं। ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेगेटिवली देख रहा है, वो उन्हें डिसएडवांटेज मान रहा है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, डेट्रीमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट। फिर से डेट्रीमेंटल यानी बाधाजनक, राइट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये नेगेटिवली देख रहा है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इनएक्सपीडियंट यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि जो क्लासरूम में टीचिंग है वो उसका स्पीड कम हो जाएगा टू द लेवल ऑफ द स्लोएस्ट स्टूडेंट। अब ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, नॉट एज एन अपॉर्चुनिटी, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। और एडवांटेजेस एज द लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। अब अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अपॉर्चुनिटी है तो टीचर को एक मौका मिलता है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए वो अलग अलग तरह के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को यूज़ करे क्लासरूम में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो एडवांटेजेस है, तो ये लास्ट आंसर जो है, लास्ट ऑप्शन जो है वो बेस्ट एंड करेक्ट आंसर है। वेरिएशंस इन एक्विजिशन ऑफ मैनुअल स्किल्स आर यूजुअली ड्यू टू वेरिएशंस इन व्हाट, यानी अगर आप क्लास में बच्चों को कुछ मैनुअल स्किल्स सिखा रहे हो, फिजिकल स्किल्स सिखा रहे हो, कोई भी आर्ट या क्राफ्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बच्चे जिस स्पीड से सीख पाते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं, तो ये वेरिएशंस किस वजह से होते हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चे जो है वो अलग अलग स्पीड से कुछ भी मैनुअल स्किल सीख पाते हैं, क्योंकि उनका साइकोमोटर स्पीड हो सकता है, जिस तरह से उनके ब्रेन उनके हाथों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो साइकोमोटर स्पीड वो एक वजह हो सकता है। नेक्स्ट, एबिलिटी फॉर एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स आप सिखा रहे हो ये स्किल को अक्वायर करने के लिए,
जो बच्चे उन्हें फास्टर उन प्रोसीजर को सीख पाते हैं वो उस स्किल को भी जल्दी सीख लेते हैं। तो इसका मतलब है एबिलिटी फॉर एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर्स, ये भी एक वैलिड रीज़न है। और जनरल इंटेलिजेंस, ये भी एक वैलिड रीज़न है। तो इसका मतलब है ये तीनों जो है ये वैलिड रीजंस है फॉर वेरिएशंस इन एक्विजिशन ऑफ मैनुअल स्किल्स, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और बाकी आपको मालूम है क्या करना है। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।